हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 30 जनवरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। इससे पहले तक के सारे करंट अफेयर्स हमारे हो चुके हैं, है ना। 29 जनवरी तक के सारे करंट अफेयर्स आप लोगों ने कर लिए, जाकर जरूर देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा से रिलेटेड निकल के आ रही है कि ये जो यात्रा है कैलाश मानसरोवर यात्रा, इसको रिज्यूम करने वाले हैं। केजरीवाल को नोटिस भेज दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि भाई आपने कहा कि यमुना की पॉइजनिंग कर रही है कौन, बीजेपी वाले, तो इस बात के बारे में बताओ कि कैसे पॉइजनिंग हो रही है। ठीक है, अगर आपने नहीं बताया तो कार्रवाई होगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि फोर्थ बॉर्डरमैन मैराथन ऑर्गेनाइज करने करेगा कौन, बीएसएफ। और भी बहुत सारी चीजें। और हिमाचल के आईजी एक आईपीएस अफसर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई है वहां के कोर्ट द्वारा। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं एक एक करके। पहले उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एक दिन पहले के क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिले होंगे। क्वेश्चन देखिए, वेयर विल एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 24 टेक प्लेस। ठीक है, वेयर विल मत करिएगा, इसे वेयर डिड कर लीजिएगा। कहां पे ये हुआ था, तो ये हुआ कहां था, गरुड़ शक्ति। तो आपको ध्यान रखना है ये हुआ है जकार्ता इंडोनेशिया में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाम देख लीजिए जगह का, सिजानतुंग, जकार्ता इंडोनेशिया में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैसे याद रहेगा, मैंने आपको बताया था कि आर्मी जो एक्सरसाइज होती है, गरुड़ शक्ति नाम की आर्मी एक्सरसाइज होती है किसके बीच में, गरुड़ शक्ति नाम की आर्मी एक्सरसाइज होती है किसके बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। जब मैं इंडोनेशिया के बारे में बता रहा था, क्योंकि इस बार के इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है हमारे चीफ गेस्ट थे 76th रिपब्लिक डे में, है ना। जो हमारा पहला रिपब्लिक डे था उसमें भी चीफ गेस्ट जो थे वो भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही थे। उनका नाम था प्रेसिडेंट सुकार्नो, और इस बार भी प्रेसिडेंट ही है प्रेसिडेंट प्रबोवा सुबियांतो। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो आर्मी एक्सरसाइज होती है उसका नाम है गरुड़ शक्ति, और जो नेवी की एक्सरसाइज होती है उसका नाम है समुद्र शक्ति। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समुद्र शक्ति, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होगी, ये तो क्लियर हो गया। कहां पे हुई थी, तो इस बार जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी। कब, नवंबर में 2024 में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस साल भी नवंबर दिसंबर के आसपास फिर से आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो गया। एक और चीज देख लो, जकार्ता के बारे में मैंने बताया था कि ये पहले कैपिटल था किसका, इंडोनेशिया का, और अब चेंज होके हो गया है, नुसांत्रा नाम की जगह है, वहां पे हो गया है नया कैपिटल किसका, इंडोनेशिया का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नुसांत्रा कहाँ पे है, बोर्नियो आइलैंड में है। ये सारी चीज आप थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलने वाले हैं। ठीक है, जकार्ता के बारे में पता है कहाँ पे है, ये जावा आइलैंड में है। सारी चीजों को क्लियर करते हुए समझते हुए चलना है ना। इंडोनेशिया के जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है जैसे कि सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, पाली हो गया, बोर्नियो हो गया, सुलावेसी हो गया, इन सारे आइलैंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हुआ, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। व्हेन वाज इंडिया यूएसए एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइंड। इंडिया और यूएसए का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कब साइन हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1997 में साइन हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको ये समझना है कि साइन तो हुआ था 1997 में, ठीक है, बट ये इफेक्ट में कब आया था। अगर क्वेश्चन पूछे इफेक्ट में कब आया था, तो आपको ध्यान रखना है इफेक्ट में आया था ये 1999 में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा चीज आज मैंने आपको बताई है, ये चीज हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि अगर पूछेगा इंडिया और यूएसए के बारे में, इंडिया और यूएसए के बारे में, ये जो ट्रीटी है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, इस बार न्यूज में काफी रही है, आपको पता है। तहव्वुर राना को लाया जा रहा है इंडिया में, एनआईए ऑफिशियल्स उसको हथकड़ी पहनाकर उसको दबोच कर लेके आएंगे इंडिया के अंदर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया और यूएसए का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कब साइन हुआ था। अगर साइन पूछेगा तो आपको लिखना है 1997, और अगर पूछेगा कि इफेक्ट में कब आया था, तो इफेक्ट में कब से है, ये 1999 से है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरीके से चीजों को आप लिंक करते हुए पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आने वाली हैं चीजों के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज यूएस डिफेंस सेक्रेटरी इन जनवरी 2025। ठीक है, जनवरी 2025 में किसे डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया, कहां पे, यूएसए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पीट हेगसेथ। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया था कि काफी ज्यादा इन पे आरोप लगे रहते हैं कि ये जो वुमेन के खिलाफ काफी ज्यादा वायलेंस के इनके ऊपर आरोप है ना। ये वहां की आर्मी में भी सर्व कर चुके हैं और होस्ट भी रह चुके हैं फॉक्स न्यूज के। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। और अब ये क्या बोलते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी बन गए हैं, और इन्होंने कहा है कि मैं पेंटागन के अंदर, क्योंकि पेंटागन के एक तरीके से चीफ है ना, तो पेंटागन के अंदर ये वॉरियर स्पिरिट लेके आएंगे। ठीक है, वॉरियर स्पिरिट लेकर आएंगे। ये चीज किसने कही है, पीट हेगसेथ ने कही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इससे पहले मैंने इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में बताया था। यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बने हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं मार्को रूबियो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हर चीज को लिंक करते हुए चलो,
ऐसा नहीं है कि नया नया पढ़ते गए और पुरानी चीजें भूलते गए, ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है अलग अलग पीसेस एग्जामिनेशन में, काफी इजी सा इसका आंसर है आर्टिकल 112। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आर्टिकल 112 में ही कहता है कि प्रेसिडेंट शेल कॉज टू ले डाउन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट ले डाउन करवाएंगे कहां पे, लोकसभा और राज्यसभा में, क्या, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बजट भी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर बजट वर्ड तो कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज करा ही नहीं गया, हम लोग क्या यूज करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है, कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है, इसके बारे में सारी जानकारी कल के करंट अफेयर्स में दी हुई है, आप उसे जाकर जरूर देखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे भाई, ये आपके पुराने एक दिन पहले करंट अफेयर से थे। नए क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, नए जो करंट अफेयर अभी मैं कराऊंगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए लास्ट, विच स्टेट इज फर्स्ट टू इंप्लीमेंट यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो किसने इंप्लीमेंट किया है, इंप्लीमेंट किया है उत्तराखंड ने, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इनके सीएम का नाम क्या है, इनके सीएम का नाम है पुष्कर धामी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा आपको लिंक करते हुए समझते हुए चलना होगा। क्वेश्चन 5 भी आपसे क्लियर हो गया, ठीक है। तो चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स को देखेंगे। आज है 30 जनवरी 2025, ठीक है। जनवरी देखो कितनी जल्दी बीत गया है ना, अभी लग ही रहा था कि 2025 आया है और जनवरी बीत भी गया, मतलब 12 महीने में से एक महीना आपका निकल भी गया। तो चीजों को यार थोड़ा सा टाइम पे आपको कमांड रखना पड़ेगा, है ना, नहीं तो तुरंत टाइम निकल जाएगा आपके हाथों से, आपको पता भी नहीं चलेगा 2025 कब खत्म हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए चीजों को थोड़ा समझते हुए चलना है। पहला टॉपिक देखिए, इंडिया चाइना डिसाइड टू रिज्यूम कैलाश मानसरोवर यात्रा डायरेक्ट फ्लाइट्स इन 2025, ठीक है। तो आप सुनिए कि सर हुआ क्या, ये बताओ। देखो अभी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब, नाम क्या है, विक्रम मिस्री, गए हुए थे कहां पे, चाइना के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चाइना के टॉप ऑफिशियल, जैसे वहां के फॉरेन मिनिस्टर, डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, उन सबसे मुलाकात की किसने, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब ने, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी में से बात निकली कैलाश मानसरोवर की कि भाई ये वाली जो यात्रा है हमें फिर से रिज्यूम करनी चाहिए, कहां पे, जो कि है तिब्बत के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जब फ्लाइट्स रिज्यूम होगी इंडिया और चाइना की, तभी तो भाई जा पाएंगे लोग, है ना। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आपको ध्यान रखना है, इसे रिज्यूम किया जा सकता है अब 2025 के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इस चीज को आपको थोड़ा सा समझ कर चलना होगा, ठीक है। अब पूरी न्यूज देख लीजिए। विक्रम मिस्री साहब आपको ध्यान रखना है, नाम याद रखेंगे, ये कौन है, ये हमारे हैं फॉरेन सेक्रेटरी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये गए हुए थे कहां पे, चाइना में, और चाइना के ये फॉरेन मिनिस्टर से मिले, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। वहां के चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है वांग यी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वांग यी से मिले, और वहां के वाइस फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वाइस फॉरेन मिनिस्टर मतलब डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर मान के चलो, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर का नाम है सन विदोंग, इनसे मिले कहां पे, बीजिंग के अंदर, और बातचीत हुई किसी से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, और डायरेक्ट फ्लाइट से रिलेटेड, डायरेक्ट फ्लाइट से रिलेटेड, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, इन सारी चीजों पे बात हुई, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, इन सारी चीजों पे बात हुई इंडिया और चाइना के बीच में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आपने पहले भी सुना होगा कि चाइना चाहता है कि डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो इंडिया और चाइना के बीच में, है ना। ये मुद्दा आया और इसको रिजॉल्व कर लिया गया है, इंडिया अग्री हो गया कि हाँ भाई ठीक है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी होना चाहिए, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी होना चाहिए, ट्रेड भी होना चाहिए, और अब मानसरोवर, ठीक है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी कर सकते हैं इंडिया के लोग, तिब्बत में जाकर, चाइना में जाकर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चीजें आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, इन सारी चीजों पे सहमति बन गई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आपको इससे पहले पता होगा कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए, जिनका नाम कौन क्या है, जिनका नाम है अजीत डोवाल, अजीत डोवाल, ये भी गए हुए थे, है ना, एक टॉक करने के लिए, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक, नाम ध्यान रखना है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक ऑन बॉर्डर इश्यूज। इससे रिलेटेड बात करने के लिए कौन गया हुआ था, हमारा कौन सा ऑफिशियल गया हुआ था, अजीत डोवाल गए हुए थे, और वो भी मिले थे कहां से, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से, ठीक है। उसमें यही सब बात हुई थी कि कैसे हम लोग को डिसएंगेजमेंट करना है, कैसे हमें बॉर्डर से जो क्लैश हुआ था हम लोगों के बीच में, उससे अपनी पोजीशन से पीछे हटना है, और एक तरीके से अच्छे रिलेशन बनाने हैं फिर से इंडिया और चाइना के बीच में, और पीपल टू पीपल भी कॉन्टेक्ट होना चाहिए इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। अभी आपको पता है कि चाइना काफी ज्यादा प्रेशर में है जब से ट्रंप आए हैं, है ना, क्योंकि ट्रंप बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे चाइना को, है ना।
तो इसलिए चाइना काफी ज्यादा प्रेशर में, और अभी वो चाहता है कि कैसे भाई इंडिया के साथ एक डील हो जाए। और आई थिंक हमारे लिए भी ये अच्छा टाइम है अगर हम लोग अपने जो बॉर्डर इश्यूज हैं चाइना के साथ क्या बोलते हैं सुलझा पाए। तो आपको पता है कि चाइना कभी भी चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि जो हमारे नेबर्स हैं वो तो चेंज होने नहीं वाले, उनके साथ हमें हमेशा ही रहना है। तो एक तरीके से अच्छे से रिलेशन बना के ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ चीजें जान लेते हैं कैलाश मानसरोवर के बारे में, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे आपको पता है ये कहाँ पे है? तिब्बत में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी जो यात्रा है 2020 से ही बंद थी, क्यों थी? क्योंकि इस टाइम हो गया था कोविड। कोविड आया, उसके बाद इस यात्रा को कभी रिज्यूम ही नहीं किया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्ट फ्लाइट्स भी बंद थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंडिया और चाइना के बीच में जून से सितंबर के बीच में ये हर साल यात्रा होती थी, और इसमें बहुत सारे लोग जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जैनिज्म को फॉलो करते हैं, वो सब लोग ही जाते थे अपनी अपनी मान्यता लेके मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा पे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदुज्म के लिए तो आपको पता है कि हम लोग मानते हैं कि वो शिव जी का घर है, ठीक है, वहां पे शिव जी रहते हैं, ये चीज हम लोग मानते हैं। जैन सोचते हैं कि यहाँ पे ऋषभ देवा को मोक्ष मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा लिंक करते हुए चलना होगा। सबकी अलग अलग मान्यता है, बट सबके लिए एक सेक्रेड जगह है जहां की अब यात्रा फिर से रिज्यूम हो गई है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब टॉपिक नंबर 2 पे जाएंगे हम लोग। सारी चीज मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में दे दिया, इसलिए घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, आराम से बिंदास होकर आप करो। टिक नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आस्क केजरीवाल टू फर्निश एविडेंस ऑफ पॉइजनिंग ऑफ यमुना, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा इवेंट अभी देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस भेज दिया केजरीवाल को कि भाई बताओ, अभी तो आप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि दिल्ली वालों को मारने के लिए जो बीजेपी है उन्होंने जहर मिला दिया यमुना के अंदर। अब ये कैसा तर्क हुआ? अगर आप इस तर्क के साथ अभी भी जुड़े हुए हो, अपने आप को बोलते हो कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे थे उस टाइम, या पब्लिक को आपने भड़काने की कोशिश नहीं की है ना, तो आप ये बताओ, आपने जो ये बात बोला है उसको आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। और इनसे एक सीमित समय में जवाब मांगा है कि आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। हालांकि फिर उसके बाद दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना कहने लगी कि भाई हम लोग तो इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करते हैं कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है, तो वो भी तो एक टाइप का जहर है। बट सीधा सीधा जहर बोलना और इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलना, दोनों में डिफरेंस है ना। अगर आप किसी को बोलते हैं कि जहर इसमें मिला दिया गया है, तो लोग भड़क सकते हैं कि मतलब अलग अलग स्टेट के बीच में दंगा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लोग की भावनाएं आहत हो सकती है कि यार ऐसा कैसे है कि हम लोग को मारने की कोशिश करी जा रही है ना, या लोग डर के माहौल में जी सकते हैं। ये सारी चीजें क्रिएट करने की कोशिश करी गई है ना इसके द्वारा, अरविंद केजरीवाल द्वारा, क्योंकि ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं है ना, तो इनका इन्फ्लुएंस भी उतना ही ज्यादा है। और जब ये इस टाइप की बात करेंगे तो जो सोसाइटी है वो किधर जाएगी आपको पता है, ठीक है। अब इनका कहना था कि मैं दिल्ली में हर व्यक्ति के पास पानी इसलिए नहीं पहुंचा पाया क्योंकि जो बीजेपी है उन्होंने जहर मिला रखा है यमुना के अंदर। अगर मैंने पानी पहुंचाया, पानी में अगर पानी सब लोगों तक पहुंचाया पीने वाला, तो जो पानी की वजह से कई लोगों की मौत हो जाएगी। तो ये बात जब कह दिया तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहुंच गए कि सर अब आप कार्रवाई करो इनके ऊपर, ठीक है। तो अब इनको नोटिस भेज दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अभी इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इशू तो आपको सारा समझ में आ गया, यमुना से रिलेटेड की क्या इशू है। अरविंद केजरीवाल ने जिस टाइप की बात की उस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हमारी कंट्री के अंदर है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको नोटिस भेज दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है श्री राजीव कुमार। इनका नाम आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इलेक्शंस लगातार हो रहे हैं, इनका नाम आपको याद नहीं रहेगा, दैट मीन्स कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो श्री राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, आपको ध्यान रखना है। श्री ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर है, और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ये भी इलेक्शन कमिश्नर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन दोनों का जो अपॉइंटमेंट है ये 2024 लोकसभा जो था उसके जस्ट पहले हुआ था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले एक और इलेक्शन कमिश्नर थे जिनका नाम था अरुण गोयल साहब, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इनके साथ ये हुआ, इनको एकदम से अपॉइंट किया गया, एकदम से ये लाइटनिंग स्ट्राइक तरीके से, ठीक है, अपॉइंट कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट भी दंग रह गया कि भाई ऐसे कैसे आपने एकदम से किसी को अपॉइंट कर दिया। फिर एकदम से इनको हटा भी दे दिया गया, ठीक है, हटाया नहीं मतलब इन्होंने खुद ही रिजाइन मार दिया, और प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। लोग मतलब भौचक्के रह गए थे कि हो क्या रहा है, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें बहुत बड़ा रोल एग्जीक्यूटिव का होता है। एग्जीक्यूटिव जो है हमारे है ना, जैसे कि जो भी पावर, जो भी जो गवर्नमेंट है, जो भी जो पार्टी है जो पावर में है, उनका बहुत बड़ा रोल है इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में। तो इनका जिस तरीके से अपॉइंटमेंट किया गया और जिस टाइप से इनको हटाया गया, तो लोग काफी ज्यादा भौचक्के रह गए थे।
फिर कुछ महीने बाद 5-6 महीने बाद देखा गया कि इनको क्या बना दिया गया है, इनको एम्बेसडर बना के भेज दिया गया है। कहां पे? क्रोएशिया के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां से दो चीजें निकल के आती हैं। एक तो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे अरुण गोयल साहब, दूसरी चीज ये निकल के आती है कि क्रोएशिया में इनको एम्बेसडर बना के भेज दिया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रोएशिया की एक बार लोकेशन देख लेते हैं। क्रोएशिया के बारे में कई लोगों को पता भी नहीं रहता कि भाई क्रोएशिया है कहाँ, ठीक है। एक बार देख लो, यूरोप साइड में आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा लिंक करते हुए चलना होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, यार स्टैटिक का ही पार्ट है मोस्टली, तो ये आपको पॉलिटी में पढ़ने को मिलेगा। जब आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ेंगे तो काफी डिटेल में, काफी अच्छी तरीके से हिंदी एंड इंग्लिश फॉर्मेट बाइलिंगुअल में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। अभी मैं आपको बस कुछ चीजें बताते हुए चलूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? इसका काम है इलेक्शन कराना। कौन कौन से इलेक्शन कराना? लोकसभा की इलेक्शन कराना, राज्यसभा की इलेक्शन कराना, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सबके इलेक्शंस कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल नहीं है किसमें? पंचायत के इलेक्शन कराने में और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस कराने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रोल किसका है? इसमें रोल है किसका? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो चीजें आई थिंक आप लिंक करके समझ पा रहे होगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है ना। आई थिंक आप अभी तक समझ चुके होंगे ये क्या है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। श्री राजीव कुमार अभी इसके कौन है? अभी इसके चीफ हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को लिंक करते हुए, समझते हुए चल रहे होंगे। और देख लेते हैं इनके टेन्योर के बारे में। इनका टेन्योर कितना होने वाला है? जो भी इलेक्शन कमिश्नर है इनका टेन्योर कितना होने वाला है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हर चीज को आप थोड़ा सा समझते हुए, थोड़ा सा लिंक करते हुए चलो, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आई थिंक इतना सही है। बहुत सारी चीजें बताने के लिए, बट वो आपका स्टैटिक का पार्ट है, तो वो स्टैटिक में ही कवर हो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर टू ऑर्गेनाइज फोर्थ बॉर्डरमैन मैराथन 2025 ऑन फैब 23, ठीक है। तो फोर्थ बॉर्डरमैन मैराथन ये होता है हर साल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बीएसएफ ऑर्गेनाइज कर रही है। कब ऑर्गेनाइज होने वाला है? 23 फरवरी को ऑर्गेनाइज होने वाला है। कहां पे? पंजाब में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका मेन मकसद क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसका मेन मकसद है कि टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ड्रग अब्यूज, ठीक है। ड्रग अब्यूज से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए पंजाब के यूथ में ये का मकसद रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने के लिए भी ये इसका मकसद रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक एनुअल इवेंट है, हर साल होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसका मेन मकसद क्या है? फिटनेस बढ़ाना और ड्रग अब्यूज को रोकना, उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना। कहां पे? पंजाब साइड में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको पता है कि पंजाब के जस्ट साइड में एक बहुत ही भयानक कंट्री है हमारे, पाकिस्तान, है ना। और पाकिस्तान तो भाई गढ़ है इन सब चीजों का, आपको पता ही है। गोल्डन क्रिसेंट का भी पार्ट है पाकिस्तान। यहीं से ड्रग्स बहुत ज्यादा मात्रा में इलीगली इंडिया के अंदर एंटर करवाने की कोशिश करी जाती है ना, ताकि इंडिया की जो सोसाइटी है उसको बर्बाद किया जाए और यहाँ से एक तरीके से पैसे इकट्ठे करके फिर इंडिया के खिलाफ ही टेररिज्म किया जाए। ये सारी चीज आप जानते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है पंजाब का, तो काफी सेंसिटिव स्टेट हो जाती है। ये चीज आप ध्यान रखना है। इसलिए जो बीएसएफ हो गई और भी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, इस टाइप के जो इवेंट करवाती रहती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ताकि हमारे यूथ को बचाया जा सके। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अभी जो मैराथन है स्टार्ट होगा कहां से? गोल्डन गेट इन अमृतसर से स्टार्ट होगा और ये अटारी बॉर्डर पे खत्म होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें टोटल 3 कैटेगरीज हैं। एक फुल मैराथन होगी, एक जो कि 42 किलोमीटर की होगी, एक हाफ मैराथन होगी जो कि 21 किलोमीटर की होगी, और एक 10 किलोमीटर का रन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस मैराथन का थीम रखा गया है हैंड इन हैंड विद बॉर्डर पॉपुलेशन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जितनी भी महिलाएं हैं, पूरे इंडिया की जितनी महिलाएं हैं, उनको यहाँ पे जाने के लिए फ्री पास दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो बॉर्डर में रहने वाले जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के, वो लोग भी ज्वाइन करेंगे इसको, और एक तरीके से देश के लिए, अपने देश के लिए वो लोग दौड़ेंगे, ताकि पैट्रियोटिज्म को बढ़ाया जा सके, फिटनेस को बढ़ाया जा सके, और जो ड्रग अब्यूज है उससे रिलेटेड जो अवेयरनेस है उसको भी फैलाया जा सके बॉर्डर रीजन में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी जीतेगा फुल मैराथन में उसको 1,50,000 का इनाम दिया जाएगा। जो हाफ मैराथन में जीतेगा उसे 75,000 का इनाम दिया जाएगा। और जो 10 किलोमीटर रन में जीतेगा उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं लाइक पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, ठीक है,
फिरोजपुर फजीलिका जितने भी हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया के भी जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वुमेन के लिए तो फ्री पास है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा याद करते हुए चलना है कि बॉर्डरमैन मैराथन क्या था। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे, बीएसएफ ऑर्गेनाइज करती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे कुछ दिन पहले मैंने एक बार आपको बता रखा है गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है। ये सब गढ़ है किस चीज का? ड्रग्स का। बहुत ज्यादा ड्रग्स यहां से फैलता है। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आती है देख लो। म्यांमार आती है, जहां पे अभी तख्ता पलट हो रखा है, जहां के चीफ अभी कौन है? मिन ऑन्ग हिलैंग। जो जहां की जनता चीफ है वो कौन है? मिन ऑन्ग हिलैंग है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, उन्होंने ही कू कर दिया था, आपको सब पता है ना। और कौन सी कंट्री है? थाईलैंड है, लाओस है और वियतनाम को भी आप ऐड करते हुए चलेंगे, कंबोडिया को आप ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो म्यांमार जिसे बर्मा कहते हैं, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम क्या है? ये है आपके ये जो है ये है आपके गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के साइड में आपको मिलेगा इंडिया, और इंडिया के साइड में, इंडिया के जस्ट साइड में आपको मिलेगा गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है। तो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच में सैंडविच हो रखा है इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है, दबा हुआ है। और इसी वजह से काफी ज्यादा जो ये वाला जोन है, काफी ज्यादा ये ड्रग प्रोन हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे काफी इजिली ड्रग्स को फैलाया जा सकता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। गोल्डन क्रिसेंट का पार्ट है ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान से ही इलीगली इंडिया में ड्रग को फैलाया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से चीजों को कवर करते हुए आपको चलना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सीबीआई कोर्ट अवार्ड्स लाइफ इंप्रिजनमेंट टू हिमाचल आईजी जहूर हैदर जैदी 7 कॉप्स इन कोठाई कस्टोडियल डेथ केस, ठीक है। तो एक कस्टोडियल डेथ केस में सीबीआई कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास दे दिया एक आईपीएस ऑफिसर आईजी जहूर हैदर जैदी को एंड 7 अदर कॉप्स, ठीक है। 7 और पुलिस ऑफिशियल्स और एक आईपीएस को और डीएसपी को भी, कुछ कांस्टेबल्स भी हैं, उन सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई है सीबीआई के कोर्ट द्वारा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सीबीआई कोर्ट इन चंडीगढ़ उन्होंने सेंटेंस किया है कि जो पुलिस के जो चीफ है आईजी याहूर रेड्डी एंड 7 अदर पुलिसमैन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाए, क्योंकि ये इनका नाम आ रहा है कस्टोडियल डेथ ऑफ सूरज सिंह। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक माइग्रेंट रहे हैं, ये गए हुए थे कहाँ पे? शिमला में। वहां पे क्या देखा गया? शिमला में एक बच्ची को अगवा कर लिया गया था, एक माइनर गर्ल थी, उसको अगवा कर लिया गया था जब वो स्कूल से वापस लौट रही थी, तो ठीक है। फिर लोग काफी ज्यादा मतलब ढूंढने में लग रहे थे उसको। फिर 2 दिन बाद देखा गया कि उसकी लाश मिली कहाँ पे? फॉरेस्ट के अंदर। और फिर जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसका मारने से पहले उसका रेप किया गया था और फिर उसका मर्डर कर दिया गया। तो काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए लोग, आक्रोशित इतने ज्यादा हो गए कि जो पुलिस है उस पर भी काफी ज्यादा दबाव पड़ गया, ठीक है। तो आपको पता है कि जब पुलिस पर दबाव पड़ता है तो क्या करती है पुलिस? का सबसे काम होता है कि भाई अगर आपको कोई सस्पेक्ट नहीं मिल रहा, कोई भी आपको नहीं पता चल रहा कि कौन है रियली में, कौन है इसका मास्टरमाइंड, ठीक है, किसने किया है, तो हो सकता है कि वो किसी और को भी पकड़ ले, है ना। जैसे एक प्रद्युमन वाला केस था, प्रद्युमन वाला केस था, उसमें कंडक्टर को भी फंसा दिया गया था कि प्रद्युमन का जो रेप है वो क्या बोलते हैं करना चाहता था कौन? कंडक्टर। और जब वो नहीं कर पाया तो उसने उसको मार दिया। प्रद्युमन केस आपको पता होगा, काफी बड़े स्कूल का एक केस है। तो इस तरीके से पुलिस के द्वारा कभी कभी फंसा दिया जाता है, ये चीज आपको पता ही है, ठीक है। तो ये जो ट्रेजिक इंसिडेंट है जुलाई 4 में हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था? एक सूरज सिंह नाम के एक सस्पेक्ट को पकड़ लिया, किसने? एक एसआईटी ने, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है जो कि कोर्ट ने बनाया था, उसने पकड़ लिया किसको? सूरज सिंह को। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो एसआईटी है किसके अंडर में काम कर रही थी? आईजी जहूर हैदर जैदी के अंदर में काम कर रही थी, इन्वेस्टिगेट कर रही थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाद में जब इनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको बहुत पीटा गया, सूरज सिंह को बहुत ज्यादा पीटा गया ताकि कन्फेस कर ले कि हाँ भाई रेप इन्होंने किया, मर्डर इन्होंने किया, ठीक है। जब इन्होंने करने से मना कर दिया तो कोर्ट के अनुसार इनको मार दिया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब इनकी इतनी पिटाई हुई कि उनकी जान चली गई, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुलिस से पूछा गया कि बताओ उनकी जान कैसे गई, तो उन्होंने कहा कि भाई 2 प्रिजनर थे, वो दोनों आपस में लड़ लिए, उसकी वजह से मौत हो गई। बट जो हाई कोर्ट है वो संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसने क्या किया? उसने मामला भेज दिया सीबीआई को, और यहां से सीबीआई की एंट्री हो गई। सीबीआई की एंट्री हुई तो खुलासा आया कि भाई ये तो कस्टोडियल डेथ का केस है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी कस्टोडियल डेथ क्या होता है? कस्टोडियल डेथ को आप समझेंगे। कस्टोडियल डेथ मतलब कि जैसे पुलिस की कस्टडी में है ना, पुलिस की कस्टडी में है और उसकी मौत हो जाए तो उसे हम लोग कस्टोडियल डेथ कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे आप टॉर्चर नहीं कर सकते, इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया गया कि उसकी मौत हो जाती है तो उसे हम लोग कस्टोडियल डेथ करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था 2018 से आई थिंक 22 के अंदर, ठीक है, एक बार करेक्ट कर लेना, अराउंड 600 से भी ज्यादा
कस्टोडियल डेथ हो चुकी थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 600 से भी ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो चुकी थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा डेथ थी कहाँ पे हुई थी, गुजरात में हुई थी सबसे ज्यादा डेथ, और महाराष्ट्र में हुई थी सेकंड नंबर पे कस्टोडियल डेथ, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब पुलिस कस्टडी में रखती है किसी व्यक्ति को और उस कस्टडी के अंदर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसे एक कस्टोडियल डेथ कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। काफी बड़ा इशू बनता जा रहा है इंडिया के अंदर, है ना। बहुत सारे ऐसे केसेस बाहर निकल के आ रहे हैं जहाँ पे कस्टोडियल डेथ वाला मामला सामने आ रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप ये चीजों को समझ पा रहे होंगे, को अब आप समझ पा रहे होंगे कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे गुजरात है, और सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कहना है कि भाई अगर कस्टोडियल डेथ होता है तो उसे 14 घंटे के अंदर, 14 घंटे के अंदर उसे रिपोर्ट करना होगा, उसे रिपोर्ट करना होगा। बट अब इसको मानता कौन है आपको पता ही है, एनएचआरसी को टूथलेस टाइगर माना जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग की तो बात आप थोड़ी दो, 14 घंटे के अंदर कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को कवर करते हुए आपको चलना है। कस्टोडियल डेथ का एक और कारण बन जाता है, क्यों कि कोई भी हमारे पास एंटी टॉर्चर फ्रेमवर्क है ही नहीं, कोई भी हमारे पास एंटी टॉर्चर फ्रेमवर्क है ही नहीं। हमारा जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है काफी ज्यादा लंबा है। आपको पता है कि तमिलनाडु में, आई थिंक तमिलनाडु या आई थिंक आंध्र प्रदेश में एक वुमेन थी, उनकी डेथ, उनको उनका रेप हुआ था आई थिंक, और फिर उनको जला दिया गया था, ठीक है, 4 लोगों द्वारा। तो वहां के जो आईपीएस ऑफिसर थे, पता नहीं वो कौन से रैंक पे थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, डीआईजी थे कि वो एसपी थे, क्या थे, उन्होंने क्या किया, उन चारों को गोली मार दी थी, ठीक है। अब वो साफ साफ पता चल रहा था कि उनको गोली मारी गई है जानबूझ के, क्योंकि सबके आई थिंक सर में ही गोली लगी थी, ये चीज आप ध्यान रखें, ताकि उनकी जान बचे ही ना। लोगों ने तो उनको काफी ज्यादा हीरो बनाया, क्यों, क्योंकि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हमारा इतना ज्यादा लंबा है कि एक बार कोर्ट में मामला चला गया तो लोगों को लगता है कि भाई ये 10-20 साल 30 साल तक चलेगा और इसकी मौत तो ऐसी हो जाएगी, कुछ भी मतलब करने की जरूरत नहीं हो सकता, नहीं तो बेल पे बाहर आ जाए। आपको पता है कि लोग अब विश्वास कम करने लग गए हैं कोर्ट पे, तो जो लेंदी प्रोसीडिंग्स है इसकी वजह से लोगों को लगता है कि भाई तुरंत न्याय हो, तुरंत न्याय के चक्कर में कभी कभी जो गुनहगार नहीं भी हैं उनकी भी मौत हो जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी देखा गया कि पुलिस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है एकदम से, इस प्रेशर के कारण ही पुलिस क्या करती है, जैसे तैसे करके जो मामला है उसको समेटने का कोशिश करती है, इसी वजह से बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कस्टोडियल डेथ आई थिंक आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इज डीप सीक द नेक्स्ट ब्लैक स्वॉन इवेंट ऑफ ग्लोबल स्टॉक मार्केट, ठीक है। अभी डीप सीक क्या है, देखो यूएसए को बहुत घमंड था अपने आप के ऊपर, ठीक है, कि जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं वहां से निकल के आ रही हैं, ठीक है, वो बहुत ही पावरफुल कंट्री है, वो जो चाहे कुछ भी कर सकती है, ये घमंड था किसके पास, यूएसए को। बट इस घमंड को तोड़ने का काम किया है अभी चाइना ने, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक डीप सीक नाम की एक स्टार्टअप था, ठीक है, डीप सीक नाम का स्टार्टअप। अब देखो यूएसए का क्या प्लान रहता है कि सबसे पहले सारी टेक्नोलॉजी को अपने मतलब उसको उस पर रिसर्च करो, खूब पैसा खर्च करो, और रिसर्च जब एक बार हो जाता है तो वो एक तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं पूरे वर्ल्ड में। हम लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज करते थे, अब इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, तो सारी जो भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी बड़े बड़े ऐप्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो किसकी, यूएसए की हैं। तो यही यूएसए का सीक्रेट रहा है पावरफुल बने रहने का, ठीक है। तो अब इन्होंने सोचा कि हम लोग एआई पे भी कमांड कर लेंगे, है ना, तो इन्होंने चैट जीपीटी नाम का बनाया, ठीक है, ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया, और फिर उन्होंने बताते हुए कहा कि यार जो छोटी छोटी कंट्रीज है जैसे कि इंडिया और भी बहुत सारी कंट्रीज है, वो लोग कभी बना ही नहीं पाएंगे किसको, चैट जीपीटी को, क्योंकि इसमें तो भाई बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, उनको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। हमारी जो टीम है 400 से भी ज्यादा लोगों की है और उसको संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इसको चैट जीपीटी को। तो ऐसे अब बनाना आसान नहीं है। इंडिया ने इसको चैलेंज के तौर पे लिया, बट चैलेंज लेके हम लोगों ने कुछ ज्यादा कुछ उसमें किया नहीं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बट चाइना ने करके दिखाया, चाइना ने करके दिखाया, चाइना ने बहुत ही सस्ता, मतलब अराउंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए वेस्टर्न कंट्रीज ने, वेस्टर्न जो कंपनीज है जिन्होंने क्लेम किया कि हम लोग बहुत पैसा लग रहा है, हमारा बहुत पैसा लग रहा है, और चाइना ने बहुत ही मिनिमल अमाउंट में, अराउंड 1% ऑफ द टोटल मनी में ही वो चीज कारनामा करके दिखा दिया, और उससे भी बढ़िया ऐप बना के दिखा दी डीप सीक। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिसको यूज करने के आपको पैसे भी नहीं लगता। आपको पता होगा चैट जीपीटी को यूज करने के पैसे भी लगने लग जाते हैं बाद में, अगर आप उसको ज्यादा यूज करना चाहते हैं तो। बट डीप सीक में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक तरीके से काफी ज्यादा रेवोल्यूशनाइज होगा कि भाई सोचा भी नहीं था यूएसए ने, क्योंकि यूएसए के ऊपर काफी बड़ा चैलेंज आ गया, सोचा भी नहीं था यूएसए ने ऐसा उनके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हुआ क्या, इस वजह से अब यूएसए को काफी जलन हो रही है, और देखे गए अभी हाल फिलहाल में कि इनके ऊपर काफी ज्यादा साइबर अटैक्स भी हो रहे हैं, लगातार इन पर अटैक किए जा रहे हैं। सबको पता है कि कौन करवा रहा है, जो जलेगा वही करवाएगा ऑब्वियसली, है ना। अब देखो इसको कहा गया कि ब्लैक स्वॉन इवेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि ब्लैक स्वॉन इवेंट होता क्या है, ब्लैक स्वॉन इवेंट होता क्या है, तो इसके पीछे एक कहानी है।
1600 के आसपास, 1600 1700 के आसपास यूरोपीय जो है सोचते थे कि जितने भी स्वान्स होते हैं ये हमेशा व्हाइट होते हैं, ठीक है, ये हमेशा व्हाइट होते हैं। बट 1700 जैसे जैसे आते गया तो एक डच एक्सप्लोरर थे, वो जा रहे थे कहीं पे, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तो उनको दिखा एक ब्लैक स्वॉन, ठीक है, ब्लैक स्वॉन दिखा। तो अब इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मान लिया गया कि भाई ऐसा तो किसी ने देखा ही नहीं, ब्लैक स्वॉन भी होता है, ठीक है, ब्लैक स्वॉन भी होता है, तो इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना गया। तो ब्लैक स्वॉन इवेंट उस इवेंट को कहते हैं जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, जिसका एक सोसाइटी में बहुत ही गहरा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, इसे कहते हैं क्या, ब्लैक स्वॉन इवेंट। जैसे कि हम लोग कोविड-19 को ब्लैक स्वॉन इवेंट बता रहे थे, है ना। अब कोविड-19 जब आया था तो आपने पहली बार इस वर्ड को सुना होगा कि ये एक ब्लैक स्वॉन इवेंट साबित हो सकता है, क्योंकि किसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ है, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। उससे पहले आपने इमेजिन किया था कि कोई ऐसा वायरस आएगा जो लगातार फैलेगा, जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं, सब लोग खांसेंगे, सब लोग बुखार होंगे, बीमार होंगे, और सबके घर से कोई ना कोई ऐसे जाने लग जाएगा एकदम से, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, और वो जो वायरस लगातार फैलेगा किसी को दिखेगा नहीं, जैसे हम लोग मूवी में सोचते थे वैसा हमें देखने को मिला था। तो इसे ब्लैक स्वॉन इवेंट कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डीप सीक है, इसने एक तरीके से जमीन को घिसका दिया है यूएसए के नीचे से, ठीक है, के पैरों तले से जमीन खिसक गई है, तो एक ब्लैक स्वॉन इवेंट कहा जा सकता है इसको, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई कहीं ये ब्लैक स्वॉन इवेंट तो नहीं है, ऐसा इवेंट जो हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है, वैसा क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके 3 कंडीशन होते हैं, हम लोग मान के चलते एक टैग दे दिया बस कि ब्लैक स्वॉन इवेंट है, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। क्या क्या इसके मतलब कैटेगरी है, क्या क्या मतलब किस किस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ब्लैक स्वॉन इवेंट है, क्यों जैसे कि वो अगर एक्सट्रीमली रेयर है एंड आउटसाइड द रियल्म ऑफ रेगुलर एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्टेशन नहीं भी लगाई थी, चाइना से किसने सोचा नहीं था कि इतने सस्ते में कुछ ऐसा निकल के आएगा, ऐसी ऐप निकल के आएगी जो कि पूरी तरीके से रेवोल्यूशनलाइज कर सकती है एआई को, और चैट जीपीटी का काम तमाम कर सकते हैं। उन लोगों का $1 ट्रिलियन के आसपास का लॉस गया है, कैन यू इमेजिन, $1 ट्रिलियन उन लोगों का लॉस चला गया, किसकी वजह से, चाइना के सिर्फ एक ऐप की वजह से, ठीक है। टिकटॉक के बारे में आपको पता ही है, टिकटॉक जैसे ही बैन हुआ था सिर्फ एक दिन के लिए लोग रोने लग गए थे वहां पे यूएसए में, मतलब इतना ज्यादा लोगों को कष्ट हो रहा था, ठीक है। अब सोचो चाइना की एक और ऐप निकल के आ गई है डीप सीक नाम की, तो क्या होगा, और उसका कुछ सीवर इंपैक्ट हो, पहले तो वो रेयर होना चाहिए, सीवर उसका इंपैक्ट होना चाहिए, और एंड दे सीम प्रोबेबल इन हिंडसाइट व्हेन प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस अपीयर, ठीक है। तो कुछ 3 कैटेगरीज हैं, उन बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये ब्लैक स्वॉन इवेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से फिर इसको मतलब ये जो ब्लैक स्वॉन इवेंट है इस पर्टिकुलर वर्ड को पॉपुलराइज कर गया, जब एक बार पॉपुलराइज हो गई, एक द ब्लैक स्वॉन नाम की एक किताब भी लिखी गई थी, तो ये वर्ड पॉपुलराइज हो गई, तो कोई भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोई भी केस होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एक ब्लैक स्वॉन इवेंट हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसरो सेट फॉर अ हिस्टोरिक 100th लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, ठीक है। तो 29 तारीख को लॉन्च कर दिया गया है, इसरो ने अपनी 100वां लॉन्च कर दिया है, किसने, इसरो ने, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता होगा कि हम लोग 1979 से लगातार ही जो सैटेलाइट्स हैं उसको लॉन्च करते हुए आ रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहली सैटेलाइट हम लोगों ने लॉन्च की थी, जो सबसे पहला जो लॉन्च कौन सा व्हीकल यूज किया था, कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था, ये क्या गया था, SLV-3E10 रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग लगातार क्या बोलते हैं, कामयाबी की जो सीढ़ियां हैं चढ़ते गए। आपको पता है कि इसरो पे जब हम लोग 1 रुपया लगाते हैं, 1 रुपया जब हम लोग इसरो पे लगाते हैं तो हमें रिटर्न देता है ₹2.5 का, ठीक है। मतलब हम लोग उसको 1 रुपया दे रहे हो, बदले में हमें ₹2.5 देता है, इतना कमा के अब देने लग गया कौन, इसरो, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में एक स्पेडेक्स नाम का मिशन भी हुआ, स्पेडेक्स नाम का मिशन भी हुआ, कब, 30 दिसंबर को, है ना। इस मिशन में क्या था आपको पता ही है, मिशन में था हम लोग डॉकिंग और अनडॉकिंग करने की कोशिश करते, अलग अलग सैटेलाइट के इक्विपमेंट्स की, अलग अलग सैटेलाइट्स की, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्पेस में हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे और इसमें हम लोग कामयाब रहे, और इसके साथ इंडिया जो है वो चौथे नंबर की कंट्री बन गई आफ्टर अमेरिका, रशिया एंड चाइना, जो कि स्पेस में डॉकिंग अनडॉकिंग कर सकता है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा जो हमारे चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेंगे उसमें फायदा होगा, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं उसमें फायदा होगा, क्योंकि डॉकिंग अनडॉकिंग आप कर नहीं पाओगे तो एक स्पेस स्टेशन आप कैसे लेकर जाओगे, एक बार में तो लेकर जाया नहीं जा सकता, मतलब अलग अलग इक्विपमेंट्स को ऊपर स्पेस में जोड़ा जाएगा, वो कैसे हो सकता है अगर आपके पास स्पेस में डॉकिंग अनडॉकिंग की टेक्नोलॉजी है तो, ठीक है। यही कारनामा हम लोगों ने स्पेडेक्स मिशन के साथ करके दिखाया है, ठीक है। आपको पता है कि इसको लॉन्च स्पेडेक्स मिशन में जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया है वो कौन सा है, PSLV,
C60, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी इसी लॉन्च व्हीकल में आपको पता है कि यही जो लॉन्च व्हीकल था, इसी में ब्लैक आइड ब्लैक आइड ब्लैक आइड स्प्राउट्स को भी, ब्लैक आइड जो बीज थे उसको भी एक तरीके से उगाया गया था, वो उग गए थे कहाँ पे, स्पेस में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, PSLV C60 के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको लोबिया सीड्स भी कहते हैं, लोबिया सीड्स को उगाया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आप थोड़ा सा लिंक करते चलेंगे। इसरो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी इंडिया को एक बहुत बड़े काफी जो टॉप टेक्नोलॉजीज वाले जो कंट्रीज हैं उनके बीच में लाकर खड़ा कर दिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी एक हम लोग स्पेस पोर्ट भी बनाने वाले हैं, कहाँ पे, श्रीहरिकोटा के अंदर ही, है ना। दो स्पेस पोर्ट हमारे पास पहले ही है, एक 30 साल पुराना, एक 20 साल पुराना, एक और नए स्पेस पोर्ट हम लोग बनाने की कोशिश करें, ताकि जो हमारे न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल है वो उसे लॉन्च किए जाए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल है वो जो हमारे बाकी के जो दो पोर्ट्स हैं वहां से भी लॉन्च किया जा सकता है, बट स्टिल हम लोग एक एक्स्ट्रा में रखेंगे ताकि हम लोग उसको बीच बीच में यूज कर सकें, ठीक है, अलग इंटरचेंज करके यूज करा जा सके, ठीक है। और हम लोग लगातार भी स्पेस में अलग अलग सैटेलाइट अगर हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं तो सिर्फ दो पे डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है, आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये है ना। एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था, इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ बता रहे थे कि उनके पास फंड की कमी नहीं है, उनके पास कमी किस चीज की है, प्रोजेक्ट्स की, है ना। तो प्रोजेक्ट्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना पड़ेगा। भी 100% FDI को भी अप्रूव कर दिया गया है किसी किसी पार्ट्स में इसरो के, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आप लोग जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आई थिंक 100% तक FDI लाया जा सकता है, ठीक है, बाहर कंट्री से 100% तक FDI थ्रू ऑटोमेटिक रूट आ सकती है। और इससे क्या होगा, इससे जो हमारा स्पेस सेक्टर है काफी ज्यादा, जो हमारा इसरो है काफी ज्यादा डेवलप करेगा, जो स्पेस सेक्टर है वो काफी ज्यादा डेवलप करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इतनी आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है ऑन डायमंड जुबली क्लोजर, CGI names backlog, litigation cost and practice of falsehood, 3 challenges of सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये चीज आपको ध्यान रखना है, हमारे CJI हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, संजीव खन्ना साहब। अभी 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट के। डायमंड जुबली है, इसलिए वो बात कह रहे थे भाई सबसे जो मेजर प्रॉब्लम्स है हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या है, जो बैकलॉग चल रहा है, इतने हजारों केसेस पेंडिंग में चलते रहते हैं, जो लिटिगेशन कॉस्ट होता है ना, वो भी बढ़ता जाता है, और जो प्रैक्टिस ऑफ फॉल्सहुड है, मतलब झूठ झूठ की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो जो लगातार झूठ बोला जाता है, तो ये सारी जो चीजें हैं काफी बड़ा एक प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किसने कहा, संजीव खन्ना ने कहा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये डेट जो है आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट देखो, अब देखो सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश किया गया। 26 जनवरी 1950 को देखो, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एनेक्ट किया गया था, मतलब उसे इफेक्ट में लाया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। पर बन के कब तैयार हुआ था, बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर, डेट्स को याद रखना, 1949 को, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था, बट 26 जनवरी 1950 को इसे इफेक्ट में लाया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को इसे बनाया गया, इसे मतलब एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ये क्या था, इस दिन अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। तो इसी वजह से हर साल हम लोग 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ये चीज पहली चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे हर साल हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं, और ये कब से बना रहे हैं, 2015 से फॉर्मली लगातार बना रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। अब मैंने आपको डेट बताई 26 जनवरी 1950 के बारे में, 26 जनवरी 1950 के बारे में बताया मैंने। इस डेट से जस्ट एक दिन पहले 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट होता है। इसलिए हम लोग 25 जनवरी को हर साल क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को हम लोग हर साल मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस बार भी मनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसके बीच में, मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, वो टॉपिक छूट गया था क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग लगातार रोज करते जा रहे हैं, तो ठीक है। तो नेशनल वोटर्स डे के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, इसलिए नेशनल वोटर्स डे हम लोग मनाते हैं हर साल 25 जनवरी, ठीक है। तो 26 नवंबर और 25 जनवरी की डेट आपको आई थिंक याद हो गई होगी। और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का
एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आप लिंक करते हुए चलेंगे। अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, इसके जो नए सीजेआई बने हैं उनका नाम क्या है? इनका नाम है संजीव खन्ना साहब, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। संजीव खन्ना इनका नाम है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये कौन है? ये हमारे 51st सीजेआई हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इससे जस्ट पहले कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो कि हमेशा काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते थे, रोज ही लगभग लगभग इनसे रिलेटेड न्यूज आती रहती थी, है ना। ये कौन थे? ये हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा सा आप लिंक करते हुए चलोगे तभी बात समझ में आएगी, है ना। तो इस साल हम लोग क्या बना रहे थे? डायमंड जुबली बना रहे थे, क्योंकि 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई थिंक आप चीजों को क्लियर करते हुए चल रहे होगे। इसी उपलक्ष्य पे हम लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट का नया वेबसाइट भी लॉन्च किया था, नया वेबसाइट भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसमें काफी मतलब उसको मॉडर्न बनाया गया, प्लस वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस सुप्रीम कोर्ट के लिए एक, सुप्रीम कोर्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो 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 भी केसेस चलते हैं, वो लोगों तक आसानी से पहुंच पाए, उसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक ऐप भी बनाया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। रिपोर्ट कीपिंग ऐसे करके ऐप था, उसका नाम मैं आपको बता दूंगा। उससे क्या होता है, कोई भी रिपोर्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो, है ना, कोई भी केसेस के बारे में पढ़ना चाहते हो, कोई भी जो केसेस चले थे उनके बारे में पढ़ना चाहते हो, जो आजादी के टाइम से अभी तक में, तो सारी चीजों के बारे में आप पढ़ सकते हो, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और चीज देख लो, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसे इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में स्टैब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट को, तो आपको ध्यान रखना है, नहीं, उस टाइम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया थी, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया थी। ठीक है, उस टाइम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया थी। अब क्वेश्चन क्या आएगा, आ सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है बट आ सकता है कि एक बात बताओ, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ज्यादा पावर थी किससे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस केस में क्या बोलेंगे? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। क्यों? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के मुकाबले क्यों? क्योंकि उस टाइम तो प्राइवेट काउंसिल भी होती थी, है ना, जो डिसाइड करती थी अलग अलग केसेस को। अब वो सारी चीजें कुछ नहीं है, अब जो जुडिशरी से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड कोई भी डिसाइड करता है तो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। जो हमारे कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स का जो सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, वो डिसाइड करता है कि कैसे चीजों को जस्टिस तक ले जाया जा सके। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज मैंने एक्स्ट्रा चीज आपको बताई कुछ, है ना, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है ना। ये टॉपिक्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले, आप कहीं पे भी ढूंढ लीजिए, इस टाइप से डिटेलिंग में आपको कहीं से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए फॉलो करिए हमारे चैनल को। और के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर अगेन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच।